आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है जंगल। ये जंगल चैप्टर है, ये पूरक पठन है जो कि चित्रा मुदगल जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम है जंगल, दूसरी इकाई का दूसरा चैप्टर। जंगल, ये जो पूरक पठन है, ये जो चैप्टर है, ये चित्रा मुदगल जी ने लिखे हैं। हम अभी ये इस लेखिका का परिचय देखते हैं। लेखिका का परिचय है, उनका नाम है चित्रा मुद्गल। जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे उनका हो गया है। परिचय है उनका। चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। चित्रा जी जो है वो हमेशा मानवीय संवेदना मतलब ह्यूमन बीइंग के इमोशंस के बारे में और जमाने में किस किस तरह लोग होते हैं या फिर किस तरह प्रकार के लोग होते हैं और उसकी जिंदगी की कुछ मजबूरियां क्या होती है, इनके बारे में वो बहुत ज्यादा अच्छे से लिखती है, अच्छे से अ, बताते हैं उनके लिखावट में या फिर जो भी कुछ रचना लिखते हैं वो, उनमें ये सब चीजें दिखाई देती है। उनकी प्रमुख कृतियां देखो। एक जमीन अपनी, हवा आदि ये उपन्यास से। भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि ये कहानी संग्रह है। जीवक, मणिमेख आदि बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथाएं। तो ये है उनकी प्रमुख कृतियां। अभी गद्य संबंधी मतलब इस चैप्टर के बारे में। संवादात्मक कहानी, ये जो चैप्टर है जंगल, ये संवादात्मक कहानी है। अभी संवादात्मक कहानी किसे बोलते हैं? किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। कि कोई घटना हो रहा है या फिर कोई भी घटना हो रही है, तो उसको संवादात्मक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संवाद के रूप में लिखा जाता है, उसे संवादात्मक कहानी कहलाती है। तो वही जंगल जो है ये संवादात्मक कहानी है। अभी प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों का, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो प्रस्तुत कहानी में जो है वो खरगोश के बारे में है और वो खरगोश से जुड़वा है जिनका नाम है सोनू मोनू है। और उनके बारे में या फिर उनके संदर्भ में किस तरह का किस प्रकार का अनुभव उनको आया है या फिर किस प्रकार का उसके साथ घटना हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इसी खरगोश के माध्यम से जो बाल मानस मतलब बाल, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो प्राणी और पंक्षियों के बारे में क्या सोचते हैं और उनके बारे में उनका क्या ख्याल रहता है, इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। और जो अभी प्राणियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, मतलब अपने खुशी के लिए या फिर अपने मौज के लिए लोग क्या करते हैं, घर में पशु पंक्षी कुछ भी पालते हैं और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, और अभी इनके बारे में उन्होंने बताया गया है। और उनके संरक्षण और एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को इस प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में दर्शाया है। अभी देखो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं। हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पंक्षियों को पालते हैं।
लोग जो होते हैं, हम लोग जो लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, क्या करते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने मौज के लिए क्या करते हैं, पशु पंक्षियों को घर में पालते हैं। उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, क्योंकि हम उनको घर में ही कैद करके रखते हैं, बाहर कहीं छोड़ते नहीं। तो क्या करते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं अच्छे से, लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वो बाहर यानी कि जंगल में वो अपने न चाहे जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, किसी तरह उनको जिस तरह किधर जाना होता है वो जा सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता होती है, वो फ्री होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो उनकी स्वतंत्रता को हम छीन लेते हैं, उनको प्यार करते हैं लेकिन स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका चित्रा मुद्गल ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पंक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। तो प्रस्तुत जो कहानी है, इसमें लेखिका ने बताया है कि हमें पशु पंक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता छीन लेनी नहीं चाहिए। तो क्या करना है, उनको, जो पशु पक्षी होते हैं, उनको स्वतंत्रता पूर्वक पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में, मतलब जंगल में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगे साथियों के साथ रहने का अधिकार है। इस प्रकार मनुष्य अपने समाज में अपनों के साथ अपनी दुनिया में स्वतंत्रता और समाज में रहता है, उनको उनका उनकी स्वतंत्रता या फिर उनका जो समाज प्रिय होता है, उसी तरह ये जो पशु पंक्षी होते हैं, ये मासूम होते हैं, बेजुबान होते हैं, इन प्राणियों को भी उनके संगी संबंधियों के साथ रहने देना चाहिए, फिर वो उनका अधिकार है। तो ये है प्रस्तुत कहानी के बारे में, जंगल, जो कि चित्रा मुद्गल जी ने लिखी है। अभी हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मानवी दीदी की बहू तविशा का। अभी इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, मैं वो अ, बताता हूँ कि मांडवी दीदी जो है वो एक क्या है, शिक्षिका है, वो टीचर है, और उनके बेटे का नाम है शैलेश, मांडवी दीदी का बेटा। और इसमें जो तविशा नाम आया है, ये मांडवी दीदी की क्या है, बहू है। और उनका एक पोता भी, जिनका नाम है पीयूष। और अणिमा जोशी जो कि रीडर है, वो मांडवी दीदी की सहेली है, कलीग से उनके साथ में काम करती है। तो मांडवी दीदी जो है वो एक टीचर है, शिक्षिका है। तो रीडर अणिमा जोशी यानी कि मांडवी दीदी की सहेली के मोबाइल पर मांडवी दीदी के बहू तविशा का क्या था, फोन था। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। और जो तविशा है, मांडवी दीदी की बहू, वो अणिमा जोशी के मोबाइल पर बात करते हुए बोलती है कि आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। ये बहुत ही जरूरी काम है, मुझे अम्मा से बात करनी है, हो सकती है क्या, और करवा दीजिए। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। और जाहिर सी बात है कि मांडवी दीदी जो है वो कक्षा ले रही थी, मतलब पढ़ा रही थी। इसके लिए मांडवी अनिमा ने क्या किया, असमर्थता जताई, मतलब अ, ये नहीं, सहयोग नहीं, कोऑपरेट नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि वो जो मांडवी दीदी थी वो कक्षा ले रही थी, पढ़ा रही थी, इसके लिए इन्होंने असमर्थता बताई। और वो बोलने लगी कि अ, बाहर आते ही वो उनको मैसेज दे देगी, संदेश उन्हें दे देगी कि आपके बहू का फोन था, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसा कुछ जो भी है वो मैं दे देंगे, ऐसे वो अभी अणिमा जोशी तविशा को बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि वैसे हुआ क्या है, सब घर में सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक तो है, ऐसे वो अभी तविशा को बोल रहे हैं। परेशानी का कारण बताने की बजाय
तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो। और उन्होंने तविषा ने जो कारण है, किस कारण फोन किया है, वो बिना बताए उन्होंने वापस से उनको रिक्वेस्ट की कि आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो। कि और एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर अम्मा से, यानी कि अ, मांडवी दीदी से बात हो जाए तो अच्छा रहेगा या फिर अच्छा होगा, ऐसा वो और रिक्वेस्ट करने लगी, आग्रह करने लगी। परेशानी यानी कि परेशानी का कारण तो मतलब जो भी कारण है जिस वजह से उन्होंने फोन किया है, वो कारण बताने की वजह उन्होंने क्या किया, वापस से उनको रिक्वेस्ट की कि आंटी, मुझे मांडवी दीदी से या फिर अम्मा से बात करनी है। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा, और अनिमा जोशी जो कि मांडवी दीदी की सहेली है, वो उनको उनसे बात न कराने का या फिर उनको टालने का क्या लगा, बुरा लग रहा था। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी। तो अनिमा दीदी सॉरी अनिमा जोशी बोल रहे हैं कि अ, अभी उचित नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अनुशासन भंग होता है। क्योंकि हम लोग का, आपको पता ही है कि अगर कोई क्लास में पढ़ा रहा होता कोई टीचर, तो कोई उनसे ज्यादातर डिस्टर्ब नहीं करते। तो वैसे ही वो तविषा को बोल रहे हैं अनिमा जोशी कि अच्छा नहीं लगेगा, उस ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अनुशासन, जो नियम, अनुशासन यानी कि नियम, नियम क्या होंगे, भंग हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि मुझे बताओ, मुझे बताने में झिझक कैसी। झिझक यानी कि संकोच। जो भी कारण है जिस वजह से आपने मुझे फोन किया है, जो भी रहेगा वो मुझे बताओ, उसमें बताने के लिए झिझक नहीं करनी है। और कैसे वो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। और तभी तविषा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रासा आया। तविषा का जो आवाज है वो भर्रासा यानी कि लगभग लगभग रोने जैसा आवाज, दर्द भरा आवाज आया। तविषा ने बताया। और तभी वो अभी तविषा वो अनिमा जोशी को बोलने लगी, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। और ज्यादा इंसिस्ट होने लगा, या फिर वो बोलने लगे कि अनिमा दीदी, अनिमा जोशी बोल रहे हैं कि मुझे बताने में झिझक कैसी। तो तविषा ने बताया कि ऐसी बात नहीं है आंटी, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। कि वो आगे अभी बोलने लगे कि घर में जो जुड़वा खरगोश उन्होंने पाल रखे थे, सोनू और मोनू उनका नाम, जो खरगोश के बच्चे थे दोनों, जो कि मांडवी दीदी के घर में उन्होंने पाले थे, उनका नाम था सोनू और मोनू। उनमें से सोनू जो है वो क्या हो गया है, नहीं रहा, यानी कि वो गुजर गया है, ऐसा वो अभी तविषा अ, अनिमा जोशी को उन्होंने बता दिया। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछाने करने आई, तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। बुहारना यानी कि झाड़ू लगाना। कि घर में करीब 10:30 बजे जो काम वाली है, एक और कैरेक्टर है देखो इसमें, कमला, जो कि काम वाली है। तो जो काम वाली है वो करीब करीब 10:30 बजे आ गई, और वो काम वाली है इसके लिए आते ही क्या हो गई, झाड़ू पोछाने के लिए, लगाने के लिए काम में लग गई। ऐसे ही बुहारते हुए मतलब बैठक बुहारते हुए मतलब ऐसा झाड़ू लगाते समय उसकी नजर जो है क्या हो गई, सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, और जगाने के वास्ते या फिर जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही काम वाली कमला ने उसको हिलाया, सोनू को,
जगाने के लिए कि उठ जाओ ऐसा करके। तो उसमें सोनू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई हरकत नहीं आई, उन्हें उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। वह बुदबुदाई और वो मन मन में ही ऐसे बोलने लगे, या फिर अस्फुट स्वर में क्या बोलना, इसको बुदबुदाना किसको बोलते हैं, अस्फुट स्वर में बोलना, ऐसे पुटपुटना, ऐसे ही बोलना, मन मुंह के मुंह में ही बोलना। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, उसके टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई और वह अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसको जो हिलाया, सोनू को जगाने के लिए हिलाया कमला ने, फिर भी उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके लिए वो मन ही मन में फुटफुटाने लगी या फिर बोलने लगी, बुदबुदाई कि कैसे घोड़े बेचकर सो गया है शैतान। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सोना, ये मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। और वो मन ही मन में यानी कि वहां बुदबुदाई कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, ऐसा वो बोलने लगी। उसकी टांग पकड़कर उसने सोफे के नीचे से उसको बाहर खींच लिया, घसीट लिया। और उसने क्या किया, वो सोनू का एक टांग पकड़ी और वो सोफे के नीचे सो रहा था, इसके लिए उसने घसीट कर उसको निकाला। फिर भी सोनू की कोई हरकत नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कमला ने खींचकर तविशा को पुकारा और जो कि मांडवी दीदी की बहू घर में थी, उसको उन्होंने, कमला ने चीख कर जोर से आवाज देकर पुकारा, छोटी बीजी की, छोटी बीजी, ऐसे करके पुकारा। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत यानी कि मूर्छित, ऐसा सोया हुआ, मरा हुआ, ऐसे स्थिति में वो उसको देखकर, सोनू को देखकर वो जो तविशा थी वो क्या गई, घबरा गई, डर गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। कोम्पल यानी कि नई पत्तियां, कि जैसे ही तविशा ने सोनू को गोदी में उठाया तो उसका जो रेशम देह था, तो ऐसा अच्छा वाला देह, जो कि आपने खरगोश को देखा ही है कि उसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं और रेशम जैसे होते हैं बाल, वो छोटे छोटे अच्छे होते हैं। तो वैसे ही उसकी रेशम सी देह, देह यानी कि शरीर, बॉडी, हाथों में टूटी कोम्पल, टूटी यानी कि टूटा हुआ जो नया पत्ता है, वैसे वो झूल गया, क्योंकि वो नहीं रहा था, उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था, इसके लिए उसका जो देह था, उसकी जो बॉडी थी, वो इसी तरह वो झूल गई, टूटी कोम्पल की सी वो झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। अभी वो रविशा जो थी वो बहुत घबरा गई थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। इसके लिए अभी इस सिचुएशन में, इस प्रकार में क्या करना है, वो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना है। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं, और आसपास जो है जानवरों का डॉक्टर नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया, और खुद का थोड़ा दिमाग लगाकर, खुद को ऐसे समझकर, खुद से ऐसे समझकर क्या किया उसने, जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। और उन्होंने वो मरा पड़ा हुआ हो सोनू को देखकर वो घबरा गई, उसको क्या करना है वो समझ में नहीं आया। फिर भी, और आसपास से वो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी समझ के, खुद की समझ से तविषा ने क्या किया, बच्चों के जो डॉक्टर है उनको घर बुलाकर सोनू को दिखाया। और जैसे ही डॉक्टर आ गए और उन्होंने देखा, और उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि प्राण नहीं है अब सोनू में, इसमें जान नहीं है, ये सोनू जो है वो क्या है, मर गया है, ऐसा उन्होंने बताया। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें।
उन्होंने और तविषा ने कहा अनिमा दीदी को, अनिमा जोशी को कि आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दो। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। घंटे भर में एक घंटे भर में जो पीयूष जो है, जो कि मांडवी दीदी का पोता है, तविषा का बेटा, वो प्ले स्कूल से घर आएगा। मांडवी दीदी दी घर पहुंची। अभी देखो यहाँ पे मांडवी दी ऐसा शब्द यूज किया है दीदी के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। अभी क्या है कि जैसे ही उनको मैसेज मिला ऐसे ऐसे हुआ है, वैसे ही मांडवी दीदी घर घर पहुंची। अभी सोफों के बीच में खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, मतलब मरा हुआ है, इसके लिए वो ऐसे ही पड़ेगा। जो सोफा और उसके बीच में जो जगह होती है उसमें वो सोनू पड़ा हुआ था। और उसके पास में पीयूष, जो कि मांडवी दीदी का पोता है, वो गुमसुम सा बैठा हुआ, दुख से बैठा हुआ है, उसको बहुत दुख हो रहा था, इसके लिए ऐसा गुमसुम चुपचाप ऐसा बैठा था। और मोनू, एक सोनू मोनू है जुड़वा थे, इसके लिए उसमें से सोनू तो नहीं रहा, लेकिन मोनू जो था वो सोनू की परिक्रमा सा करता हुआ, परिक्रमा सा मतलब उसके आसपास इधर उधर घूमता हुआ कभी दाएं और ठिठक और उसे गौर से ताकने लगता, उसको गौर से देखने लगता कि ये ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों सोया हुआ है, ऐसे वो अभी मोनू उसको देखने लगा था। कभी बाएं से पीयूष की स्तब्धता तोड़ने उन्हें जरूर लगा, नन्ही सी जिंदगी मौत से पहली बार मिल रहा है कि मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े। कि जब भी या फिर कभी भी जैसे ही घर में, उनके घर में कोई भी आता था, तो वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते थे। वो तीनों मतलब पीयूष, यानी कि अ, जो मानवी दीदी का अ, ठीक। तो कभी बाएं से पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। और स्तब्धता यानी कि स्थिरता, तो एकदम ऐसा गुमसुम सा बैठा था, इसके लिए उन्होंने उनको जगह नहीं, फिर अभी उसको अच्छा दिखाने के लिए वो जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है, और इस छोटी सी उम्र में मौत क्या होती है वो उसको कुछ कुछ पता ही नहीं, और वो पहली बार उससे मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी, और ये मौत क्या है या फिर डेथ क्या है, मरना क्या है, ये उसको कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो छोटा था। ऐसे कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में कोई भी आ रहा है या फिर ऐसे कोई घंटी बज गई, तो वो दरवाजा खोलने के लिए लपक कर दरवाजे मतलब जल्दी से वो तीनों दरवाजा खोलने के लिए न दौड़े हो। वो तीनों ही दरवाजा खोलने के लिए दौड़ते हैं। खोल तो पीयूष पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपनी अगले पंजे लगा देते। कि जैसे ही
कोई या फिर पीयूष दरवाजा खोलने के लिए जाता था, तो वैसे ही वो जो दो सोनू मोनू थे, वो भी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ती थी। वो दरवाजा तो खोल नहीं पाते क्योंकि वो जानवर है, इसके लिए, और वो छोटे भी हैं, तो वो दरवाजा तो नहीं खोल पाते, लेकिन वो दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपनी अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। इसे मान लीजिए उन्होंने पीयूष का जो सर है वो लगा दिया, और पीयूष रोने लगा। और जैसे ही पीयूष को मांडवी दीदी ने उनके गले लगाया, छाती में गले लगाया, तो पीयूष क्या करने लगा, रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अभी क्या करने लगा, जैसे ही आ, अनिमा सॉरी मांडवी दीदी ने पीयूष को अपनी छाती से लगा लिया, तो पीयूष अभी क्या करने लगा, अभी रोने लगा। और वो अभी बोलने लगा है कि दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया है? वो बोलने लगा है कि ऐसा ये क्यों पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों वो सोया हुआ है, उसको क्या हो गया है, ऐसा वो अपनी दादी को पूछ रहा है। अगर दादी को और बोल रहा है कि अगर सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर उसको दिखाते क्यों नहीं आप लोग, ऐसा वो दादी को बोल रहा है, दादी को रिक्वेस्ट कर रहा है। और वो बोल रहा है कि मेरी अम्मी जो है वो अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो बोलती है कि सोनू जो है वो मर गया है, ऐसे वो बोल रहा है अपने दादी को। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो सोनू को मर गया है ऐसा बोल रही है, इसके लिए वो अच्छी नहीं है। क्योंकि सोनू और मोनू को वो पीयूष जो है वो बहुत प्यार करता है, उसको बहुत ज्यादा। वो दोनों खरगोश के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो जो प्राणी होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके प्रति बहुत ही अच्छा लगाव होता है, उनको बहुत प्यारे लगते हैं। वह रुंधे स्वर को सांधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। और वह रूंधे स्वर को शांति हुए उसे समझाने लगती है। पांडवी दीदी है वो अभी क्या है, रूंधे स्वर में, मतलब रोते स्वर से ही अभी वो अपने पोते को समझा रही है कि पीयूष बेटा, रोते नहीं, अगर आप रोगे तो क्या होगा, सोनू को दुख होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको हमेशा अ, हंसते हुए देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे के को देख रहा है। अभी मोनू जो है वो खरगोश के साथ में दूसरा खरगोश है, वो क्या कर रहा है, अभी गोदी में मुंह सटाए, मतलब ऐसा मुंह नीचे करके छिपाए हुए वो उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसू से भरी हुई है। बिटर बिटर दृष्टि मतलब ऐसे देखता है, और उनकी जो आंखें हैं वो भी भरी हुई है। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अभी देखो, जानवर भी रोते हैं ऐसा पहली बार उन्होंने देखा है, और जानवर भी कभी रोते हैं ऐसा उन्होंने पहली बार देख रहे हैं।
पहली बार उन्हें किसी जानवर को रोते हुए देखा है। और मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्हें उसने क्या किया, सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया, क्योंकि हिचकिया भर रहा था मोनू, और मोनू भी क्या कर रहा था, हिचकिया भर रहा था। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई थी, मतलब रोता हुआ चेहरा है, रोते हुए उसके जो भी क्योंकि वो भी रो रहा है तो जानवर भी रो रहा था, इसलिए उनके चेहरे पर ये सब उतर आया था। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था, और अनिमा जोशी के नंबर पे ही तविषा का फोन आया था। इसके लिए उन्होंने अपना बेटा मांडवी दीदी ने अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में ही खबर दी थी। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो, ऐसा समझकर कि जो परेशान थी तविषा, उन्होंने शैलेश को, यानी कि तविषा अपने पति को फोन किया है कि नहीं, ऐसा वो सोचकर उन्होंने, मांडवी दीदी ने अपने बेटे शैलेश को दफ्तर से ही खबर दी थी कि वो जल्दी से जल्द घर आए। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। और जैसे ही मांडवी दीदी ने अपने बेटे शैलेश को फोन किया, ऐसा ऐसा हुआ है, आप जल्दी से घर आ जाओ छुट्टी लेकर। तभी शैलेश ने कहा था कि अम्मा, हम ऐसा एक बात कर सकते हैं, पे ऐसा कर सकते हैं कि अपने सोसाइटी के नीचे नीचे जो चौकीदार रहते हैं, या फिर नीचे सोसाइटी में चौकीदार हो, उसको कहकर सोने पर अपने अपार्टमेंट से बाहर लगे हुए नाले में उसको फिकवा दें, क्योंकि शैलेश को वो खरगोश के प्रति या फिर उस प्राणी के प्रति इतना लगाव नहीं था, इतना प्यार नहीं था, इसके लिए उन्होंने ऐसे बताया है कि उसको अभी मर गया है तो अपने घर के बाजू में, अपार्टमेंट के बाजू में जो नाला है उसमें फिकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, छुट्टी लेकर वहां फौरन घर पहुंचे। और उसमें मांडवी दीदी ने स्पष्ट कहा था कि आप जो है वो छुट्टी लेकर फौरन, मतलब जल्दी से घर पे पहुंच जाओ, घर पे आ जाओ। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा, और उनके घर पहुंचने से पहले ही पीयूष, जो मांडवी दीदी का पोता है, वो घर में पहुंचा होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती, हरगिज मतलब कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मांडवी दीदी जो है वो सोनू को कभी भी नाले में फिकवा नहीं सकती, उसमें नाले में डाल नहीं सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, और पीयूष जो है वो सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। और क्या होगा, स्थिति से भागना मतलब जो भी कंडीशंस हुई है, जो भी सिचुएशन हुई है, उससे भागना नहीं है, तो उसका क्या करना है, सामना करना है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं कि मौत भी होती है या फिर डेथ भी होती है, ऐसा कुछ पता नहीं है। और उनके जो कुछ भी सवाल होंगे, उनको क्या होगा, घर में ही टकराना होगा, और उसको संभालना कठिन होगा, लेकिन उससे भागना नहीं है, उसका क्या करना है, सामना करना है। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। जमादार यानी कि म्यूनिसिपैलिटी में जो काम करते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सफाई कर्मचारी को प्रमुख, जमादार इसको बोलते हैं। तो वो जमादार को घर में पहुंचते ही खबर देगी। उनकी इच्छा है कि
घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। और उनकी यही इच्छा थी, मांडवी दीदी की इच्छा थी कि वो घर के बच्चे की तरह उनका अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। और मांडवी दीदी की यही इच्छा थी कि घर में जैसे छोटे बच्चे अगर उनकी अगर डेथ हो जाती है तो किस तरह उनका अंतिम संस्कार होता है अच्छे से, तो उसी तरह उनका भी अंतिम संस्कार हो जाए, ऐसी मांडवी दीदी की इच्छा है। और फोन रखते समय उन्होंने कहा था, शैलेश ने, जो कि मांडवी दीदी का बेटा है, कि मैं घर पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। और मांडवी दीदी ने पीयूष को, अपने पोते को समझा दिया था कि तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। और अभी क्या करना है कि मानवी दीदी की इच्छा है कि घर में जैसे छोटे बच्चे अगर मौत हो जाए तो जिस तरह उनका अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही वो सोनू का भी अंतिम संस्कार चाहना चाहते थे। इसके लिए जमादार को बोलकर सब उन्होंने इंतजाम कर लिया था। और अभी वो पीयूष को समझा रहे हैं कि तुम्हारे सोनू को जो है अभी जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। और वो अभी पीयूष को बोल रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, तो उनको, अगर उनकी मौत हो जाए तो क्या करते हैं, उनको जमीन में ही गाड़ दिया जाता है। ऐसे वो अ, पीयूष को मांडवी जी समझा रहे हैं। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? और वापस से वो क्योंकि उसको कुछ आइडिया नहीं है सोनू, और या मौत क्या होती है वो उसको पता नहीं, इसके लिए वो अभी सवाल जवाब करने लगा, क्वेश्चन पूछने लगा। और वो पूछने लगा कि दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? वो दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? और अभी वो बोल रहे हैं कि पीयूष ने जैसे क्वेश्चन पूछा कि उनके दिल में दुख क्यों है, तो मांडवी दीदी बोल रहे हैं कि उसे क्या किया है, अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया है। अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाए, माँ बाप से बिछड़ जाए या फिर दूर हो जाए तो क्या लगता है, दुख लगता है, दुख होता है। वैसे ही सोनू और मोनू को अपने माँ बाप से अलग कर दिया था, इसके लिए उसके दिल में क्या है, दुख है। तभी आगे वो पूछता है कि किसने किया दादी, और ये सब किसने किया, ऐसा वो अभी और क्वेश्चन कर रहा है कि ये सब जो है क्या बोल रहे हैं कि सोनू मोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का या फिर अलग होने की वजह से उनके दिल में दुख था, तो ये सब किसने किया, ये सब वो अभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज देखते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी इस कहानी में, जो संवादात्मक कहानी है, इसमें हमने अभी तक देखा है कि अ, मांडवी दीदी है जो कैरेक्टर, एक बार और से मैं फिर से बता रहा हूँ कि मांडवी दीदी है वो एक शिक्षिका है, शैलेश उनका बेटा है, तविषा उनकी क्या है, बहू है मांडवी दीदी का, पीयूष जो है वो अ, मांडवी दीदी का पोता है। और अनिमा जोशी ये जो है क्या है, मांडवी दीदी की सहेली, उनके साथ में काम करती है। और एक कैरेक्टर है कमला, जो कि उनके घर की काम वाली है। तो इसमें अभी तक हमने देखा है कि अ, ये संवादात्मक कहानी है। और वो क्या करते हैं कि तविषा जो है मांडवी दीदी की बहू, वो अ, अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन करते हैं कि घर में मांडवी दीदी ने जो सोनू मोनू खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, वो क्या है, उनमें से जो सोनू जो है वो अभी नहीं रहा, वो
मर गया है, ऐसा उन्होंने मैसेज मांडवी दीदी को देने के लिए बोला। और जैसे ही उनको आ, पता चला, वैसे ही वो तुरंत घर पे आ गए। इससे पहले अनिमा जोशी ने तविशा को पूछा है कि अ, वो अम्मा मांडवी दीदी है, वो लेक्चर ले रहे हैं, मतलब वो पढ़ा रहे हैं, इसके लिए उनको डिस्टर्ब नहीं, उचित नहीं रहेगा, उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं रहेगा। जो भी कुछ हुआ है वो मुझे बताओ। नहीं बताने के लिए ऐसे झिझक कैसे? तभी इतना इंसिस्ट होने के बाद, इतना आग्रह करने के बाद, वो तविषा ने वो सब अनिमा जोशी को बताया है कि उन्होंने जो घर में खरगोश पाल रखे थे, उसमें सोनू मनु जिनका नाम था, उसमें से जो सोनू है वो अभी नहीं रहा। और ये सब कैसे पता चला? कि जब काम वाली आई 10:30 अ, 10:30 बजे, तो उन्होंने सोफे के नीचे सोया हुआ, निश्चिंत पड़ा हुआ सोनू को देखा। और उन्होंने, जब वो झाड़ू पोछा लगा रही थी या फिर झाड़ू मारने लगी थी, तभी उन्होंने उसको देखा था। और उसको जगाने की लिए कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी कर वो सोफे के नीचे से उसको बाहर निकाला और घसीट लिया। तभी भी कोई हरकत नहीं। और तभी उन्होंने चिख कर या फिर चिल्लाकर बोला कि ये क्या हो गया है? वो कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हरकत नहीं कर रहा है, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और जैसे ही तविषा ने उसको उठाया, तो वो उसकी जो कॉम्पल्स वो जो उसका जो देह था, रेशम सी देह हाथों में उसकी क्या टूटी कॉम्पल की तरह झुल गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था तविषा को कि क्या करना है। तभी, क्योंकि पास में कोई जानवर का डॉक्टर भी नहीं था, इसके लिए अपनी उसी समझ से छोटे बच्चों का जो डॉक्टर है उसको बुलाकर सोनू को दिखाया। तभी वो डॉक्टर ने कहा कि वो अब उसमें जान नहीं रही है, अभी वो प्राण नहीं है। अब सोनू ने ऐसे बोला, क्योंकि वो सोनू जो तो क्या मर गया था। और जैसे ही घर में मांडवी दीदी पहुंच गई, तो सब उन्होंने उसको, जो साइड में बैठा हुआ पीयूष, जो कि अपना पोता है, उसको अपने गले से लगाकर समझाने की कोशिश की। तभी पीयूष बोलने लगा कि दादी दादी, सोनू को क्या हो गया है? ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों सोया हुआ है? अगर बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर क्यों नहीं दिखाती? और बोलने लगा कि ये अम्मी है, मेरी माँ जो है कि वो अच्छी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो सोनू मर गया है। वैसे ही उन्होंने उसको समझाया कि रोते नहीं बेटा, रोना, आपका रोना जो है वो सोनू को पसंद नहीं है, उसको दुख होगा, क्योंकि सोनू को हमेशा तुम्हें देखना, हंसते हुए देखना चाहता था। इसके लिए सब उन्होंने ये उसको पीयूष को सब समझाया कि रोना नहीं है, आपके सोनू को अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद उन्होंने आते समय ही तो अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर दी थी कि ऐसा ऐसे हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी से छुट्टी लेकर घर पे आ जाओ। ठीक है। और आ, सब उन्होंने इंतजाम कर दिया था कि अभी उसका जो अंतिम संस्कार है, वो किसी घर में अगर छोटे बच्चे की मौत होती है, नन्हे बच्चे की मौत होती है, तो किस तरह का अंतिम संस्कार करना है, वो सब उन्होंने वैसे ही अंतिम संस्कार करना है, ऐसे मांडवी दीदी ने बोला है। तो इससे आगे वाली जो कहानी है, कंटिन्यू कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। Or for the class. So, as we were studying the chapter circles from the maths 2, so we have learned the basic points in this about the circle, and also we have learned the properties of the chord. We have learned the theorems related to the chords, and also we have solved some of the examples in the previous classes.
So today, let us solve some more examples and solve practice set 6.1 from the page number 79 from your Maths 2 book. So let us see first the solved examples from your textbook. Here, radius of the circle is 5 centimeter. The length of a chord of the circle is 8 centimeter. Find the distance of the chord from the center. What they have given, radius of the circle is 5 centimeter and the length of the chord is 8 centimeter. Here, by using the given information, here is the figure drawn. That is, PQ is the chord and O is the center of the circle. OM is the perpendicular drawn on the chord PQ, which is going to bisect the chord PQ. So here, radius is given. Radius of the circle is 5 centimeter. This OQ is the radius of the circle. So the radius of circle is given 5 centimeter and the length of the chord of the circle is 8 centimeter. This length of the PQ, which is a chord, length of the chord is given as 8 centimeter. Okay, length of the radius is given as 5 centimeter. So here O is the center of the circle. O is the center of the circle. OQ is the radius. It is OQ is equal to, what is the measure of radius? It is 5 centimeter. PQ is the chord segment. PQ is the chord and OM is perpendicular to the chord PQ. What we have to find? We have to find the distances. OM, the distance of the chord from the center of the circle, we have to find here. So segment PQ is the chord. Segment OM is perpendicular to the chord PQ. Okay, so here we know that a perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisects the chord. The perpendicular, that is the OM, drawn on the chord from the center of the circle bisects the chord. So therefore, PM is equal to MQ is equal to how much it is? Here the length of the chord is PQ. It is 8 centimeter. So here PM is equal to MQ is equal to PM is equal to MQ is equal to 4 centimeter. So now radius is 5 centimeter, that is OQ is 5 centimeter. We are getting MQ as 4 centimeter. We have to find the length of the OM here. In the, as this is a right angle triangle, see when we observe the triangle OMQ, this is a right angle triangle. So when we observe the triangle OMQ by using the Pythagoras theorem, so by using Pythagoras theorem, what does the Pythagoras says? Pythagoras theorem says in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Here OQ is the hypotenuse and the remaining two sides are OM and MQ. So OM square plus MQ square is equal to OQ square. So here
we are having as pi square. We need to find OM. We need to find this length of OM. So this remains as it is. Plus the measure of MQ how much it is? MQ is 4 centimeter. So this is 4 square. So OM square is equal to 5 square minus this shifted to right side. This is 4 square. 5 square is 25 and 4 square is 16. 25 minus 16 will get here 9. So OM square is equal to 9. So OM is equal to under root 9. So the measure of OM is 3. Hence the distance of the chord from the center of the circle is 3 centimeter. The radius was given, which was OQ was 5 centimeter and MQ we got as 4 centimeter and OM we got as 3 centimeter. So hence we have found the distance of the chord from the center of the circle as 3 centimeter. Moving for the next example, that is solved example we are taking here. Radius of a circle is 20 centimeter. Distance of a chord from the center of the circle is 12 centimeter. Find the length of the chord. Here, radius of the circle, how much it is? It is 20 centimeter. And the distance of the chord they have given from the center of the circle as 12 centimeter. We have to find the length of the chord. When we observe this figure here, O is the center of the circle, CD is the chord, OP is the perpendicular drawn from the center of the circle. What is given? OD is the radius, which is given as 20 centimeter, and the distance of the chord from the center of the circle, it is 12 centimeters. This is given. What we have to find? We have to find the length of the CD here, the segment CD. So O is the center of the circle. And let radius be, how much it is? OD is the radius. So how much it is given? Radius of the circle is 20 centimeter. Then distance of the chord CD. Distance of the chord CD from the center of the circle we have to find. So here segment OP is perpendicular to chord CD. So let us write that segment OP is perpendicular to the segment CD, or we can say the chord CD. Here the measure of OP is given. How much they have given? The distance of the chord from the center of the circle is 12 centimeters. This is the distance of the chord from the center of the circle, that is OP. How much it's given? It is given 12 centimeter. So now we know that CP is equal to PD here, because it is a perpendicular. When the perpendicular drawn from the center of the circle, it is going to bisect the chord. So we can write that CP is equal to PD. So observe the triangle OPD. When we observe the triangle OP and D, it is a right angle triangle. Okay. So now by using the Pythagoras theorem, we can write the further calculations here, that is by using Pythagoras theorem, OD square, OD is the hypotenuse, OD square is equal to OP square plus PD square.
So here we can write that OP square plus PD square. OP square plus PD square is equal to OD square. Okay. So what is OP here? OP is 12 centimeter. So it is 12 square. We don't know the PD here. The measure of the PD, this we have to find. So this remains as it is. OD, how much it's given? OD, that is radius is 20 centimeters. So OD is 20. This will be 20 square. So PD square is equal to 20 square minus 12 square. So this is 20 plus 12, 20 minus 12, 32. 20 plus 12 will get here as 32 into 8 will get as 256. So the measure of PD square is equal to 256. So now PD is equal to under root 256. So the measure of PD is 16 centimeter here. So if PD is 16 centimeter, CP is also 16 centimeter because OP is the perpendicular line here which is bisecting the chord CD. If PD is 16 centimeter, then we'll get CP also 16 centimeter. So we can write CD is equal to CP plus PD. CP plus PD, which is 16 plus 16 is equal to 32 centimeters. So what they asked us to find the length of the chord. So the length of the chord is 32 centimeter. We have to write this in the sentence. The length of the chord is 32 centimeter. So here we have solved the two solved examples from the textbook. So moving further, practice set 6.1. In that first question, practice set 6.1, page number 79. Practice set 6.1. In that first question, the distance of the chord AB from the center of the circle is 8 centimeter. Length of the chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. So what is given here? Distance of the chord AB from the center of the circle is 8 centimeter. In this diagram, we can see O is the center of the circle and AB is the chord. OM is the perpendicular drawn on this chord from the center of the circle. They have given us the distance of the chord. This is the chord. Okay, this is the chord, and the distance of the chord from the center of the circle, that is OM, the measure of the OM is given as 8 centimeter. Then the length of the chord AB is 12 centimeter. Length of the chord is given as 12 centimeter. We have to find the diameter of the circle. Here OB is the radius. Now what we have to do? First we have to find the radius, then we can double. So we'll get the diameter here. So let O is the center of the circle. Segment AB is the chord. So we have to draw perpendicular from the center of the circle to the chord AB. So the measure of OM here is, OM is the perpendicular. Okay, OM is the perpendicular drawn from the center of the circle on the chord AB. So the measure of OM is given here, that is OM is equal to 8 centimeter, and the measure of
AB chord is given as 12 centimeter. So we have learned the theorem that a perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisects the chord. This was the theorem we learned. So AM here, AM is equal to MB because the perpendicular line OM has bisected the chord AB here. Okay, AM is equal to MB. The reason is that OM perpendicular line has bisected the chord AB. So AM is equal to MB is equal to, it is the half the length of AB. So half, how much the value measure of AB here? 12. So 2 ones are. So the MB AM is equal to MB is equal to 6 centimeter we are getting. So now observe the triangle OMB. When we observe the triangle OMB, in triangle OMB, it is equal to 90 degree because OM is the perpendicular to AB. So this is the OMB is of 90 degree from the Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem says, once again I'll remind you that in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides. Once I'll write here by using Pythagoras theorem. What does it say? It says in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. Remaining two sides. So what does Pythagoras theorem says? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Here in this figure, OM is the hypotenuse, sorry, OB is the hypotenuse, OM and MB are the other two sides. So OB square, hypotenuse square, OB square is equal to OM square plus MB square. OB square is equal to, we are having the measure of OM here as 8 centimeter. Let OM be 8 centimeter, that is 8 square plus MB, how much it is? It is 6 centimeter. So this will be 6 square . 8 square is 64 plus 6 square is 36. OB remains as it is. So 64 plus 36 will get us 100. So OB square is equal to 100. We need to find OB. So OB is equal to under root 100. That is OB is equal to 10. It is OB is equal to 10 centimeter.
So now we have got the OB. Okay, OB, what is OB? It is the radius of this circle. OB is the radius of this circle, as well as it is the hypotenuse of this triangle OMB. We have got the measure of the OB, that is we have got the measure of the radius. Now we have to find the diameter. So diameter, we know that diameter is twice the radius, that is diameter is twice the radius. So what is the radius we got here? 2 remains as it is 10. 2 tens are 20. So D is equal to 20 centimeter. So the diameter of the circle is circle is 20 centimeter. So here, how we did, as this was the diagram which we drawn from the given information from the question. Distance of the chord from AB of the center of the circle 8 centimeter, it was given, that is the measure of the OM was given, and the length of the AB was given, and they asked us to find the diameter. To find the diameter, first what we did find the radius. When after finding the radius, when we doubled the radius, we got the diameter of this circle. So the diameter of the circle we got here is 20 centimeters. So the next question is question number 2 from practice set 6.1, page number 79. Diameter of a circle is 26 centimeter and length of a chord of the circle is 24 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Diameter is given, that is 26 centimeter. Length of the chord from the center of the circle, or the length of the chord from the circle, it is how much? It is 24 centimeter. What we have to find? Distance of the chord we have to find. Here, O is the center of the circle, PQ is the chord, OM is the perpendicular drawn from the center of the circle on the chord PQ. Okay. So here diameter is given, that is 26 centimeter. Length of the chord is given. We have to find the distance of the chord from the center of the circle. So in the previous question, we did find the diameter. Now the diameter is given and we have to find the distance of the chord from the center of the circle. So solution, let O is the center of the circle and segment PQ. Segment PQ is the chord, O is the center of the circle. Is the chord. OM is drawn perpendicular from the center of the circle on the chord PQ. OM is drawn perpendicular, drawn from the on chord PQ. So the length of PQ, how much it is given? Length of the chord of the circle is 24 centimeter. So PQ is the chord. So the length of the chord is 24 centimeter. Diameter is given. Diameter of the circle is 26 centimeter. So diameter is given, that is
26 centimeter. So how we are going to find the radius now? Radius is equal to d upon 2. So the diameter is 26 upon 2. So here we'll get 13 centimeter. Radius is equal to, we'll get as 13 centimeter. Now we are having OQ, that is the radius. We are having the measure of radius. We are having the measure of PQ here. Okay. So now we know that OM is perpendicular to the chord PQ. OM is perpendicular to chord PQ, or we can say segment OM is perpendicular to segment PQ. So according to the theorem, so the perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisects the chord. The perpendicular here, OM, drawn from the center of the circle on the chord bisects the chord. So here PM is equal to MQ, and these two are half the length of PQ. What is the length of PQ? 24. 2 ones are 2 twos are. Okay, so here PM is equal to MQ is equal to 12 centimeter. So when we observe the triangle OMQ, so observing the triangle OMQ in triangle OMQ, it is 90 degree because OM is the perpendicular drawn from the center of the circle on the chord. So it is of 90 degree. So by using the Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem, hypotenuse OQ is the hypotenuse here. OM and MQ are the sides. So the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. The square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Here OQ square is equal to OM square plus MQ square. So what is OQ here? OQ is the radius. Okay, OQ is the radius. Radius is 13 centimeter. So 13 square. OM is the distance of the chord from the center. That only we have to find. So this remains as it is because this we need to find. MQ, here MQ is 12 centimeter. So we'll get this as 12 square. 13 square is 169. OM square remains as it is. 12 square is 144. So 169 minus 144 is equal to OM square. Here I'll write once again, that is OQ square is equal to OM square plus MQ square
square is equal to m plus 12 square. So 13 square is 169. OM square plus 144, that is the square of 12 is 144. So 169 minus, shifted to left side becomes here minus this 144 is equal to OM square. So we can write 169 minus 144 will get us 25 OM square. So we can write that OM square is equal to 25. So OM is equal to under root 25. OM is 5 centimeter. So here the distance of the chord, what they asked, the distance of the chord from the center is OM, the value of the OM we have found, that is 5 centimeters. Okay, so here we are going to write in the sentence the distance of the chord from the center is 5 centimeter. Here it is, the second question, that diameter was given, length of the chord was given, and the distance of the chord from the center of the circle was asked, that is the measure of the OM was asked, which is 5 centimeter. Moving for the third question, radius of the circle is 34 centimeter and the distance of the chord from the center is 30 centimeter. Find the find the length of the chord. Radius of the circle is given here 34 centimeter and the distance of the chord from the center of the circle is given as 30 centimeter. We have to find the length of the chord now. O is the center of the circle, CD is the chord, OM is the perpendicular line drawn from the center of the circle on this chord CD, and the measure of the radius of the circle is given as 34 centimeter, that is OD is equal to 34 centimeter, and the distance of the chord OM, distance of the chord from the center of the circle, that is the measure of the OM is given as 30 centimeter. We have to find the length of the chord. We have to find the length of the chord CD. Let O be the center of the circle, segment CD is the chord of the circle, and OM is perpendicular to the chord CD. Segment OM is perpendicular to segment CD. OD is the radius. OD is the radius of this circle. So radius is equal to OD is equal to, it is 34 centimeter. Distance of the chord from the center. Distance of the chord from the center is
that is OM. OM is 30 centimeter. We have to find the measure of CD. So when we observe the triangle OMD, triangle OMD, it is 90 degree because OM is the perpendicular in the sense it is making here the 90 degree. So OM is perpendicular to the chord CD here. So the triangle OMD is having the measure of 90 degree. In triangle OMD is equal to 90 degree. OD how much it is? OD is equal to measure of OD is 34 centimeter. OM is 30 centimeter. And MD, this the measure of MD we have to find. So MD is equal to question mark here by using the Pythagoras theorem, or we can say from the Pythagoras theorem. OD square, OD is the hypotenuse, OD square is equal to OM square plus MD square. So OD is 34, so this is 34 square. OM is 30. OM is 30, so this is 30 square plus MD square remains as it is. So 34 square is 1156 is equal to 30 square is 900 here plus MD square. So 900 shifted to LHS, this becomes minus 900 plus 9, it is shifting. So MD square, this will get as 256 is equal to MD square. So MD square is equal to 256 we can write. MD is equal to under root 256. So MD is equal to 256 is of 16. So MD is equal to, we'll get here 16 centimeter. OD is 34 centimeter, OM is 30 centimeter, and MD is 16 centimeter here. This is 16 centimeter. If this is 16 centimeter, we have got MD as 16 centimeter. We need to find the length of CD here. So the segment OM is perpendicular to segment CD here. It means that perpendicular drawn from the center of the chord, center of the circle, bisects the chord. So CM is equal to MD is equal to half the length of CD here. CM is equal to MD is equal to half the length of CD. So MD is equal to half the length of CD. How much is MD? MD we have found as 16 centimeter. 16 is equal to half the length of CD. So CD is equal to what we'll get? 16 twos are 16 multiplied by 2. So CD is equal to 16 twos are 32. So the length of the chord CD is 32 centimeter. Here we are going to write in the sentence the length of the chord CD is 32 centimeter.
So question number 4. What question number 4 is given? Radius of a circle with center O is 41 units. Radius of a circle with center O is 41 units. Length of a chord PQ is 80 units. Find the distance of the chord from the center of the circle. Radius of the circle, that is here. O is the center of the circle. PQ is the chord. OM is a perpendicular drawn from the center of the circle to this chord. So if we take OP as the radius, we can take OQ also. If we take OP as the radius, so OP is the radius, which what they have given the measure of the radius is 41 units, and the measure of the and the length of the PQ they have given as 80 units. What we have to find? This OM distance we have to find. Okay, the distance of the chord from the center of the circle, it is OM. The length of the OM we have to find here. So O is the center of the circle. If we draw OM perpendicular to the OM is perpendicular to the chord PQ. Here PQ is the chord. So the perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. OP is the radius, that is 41 units, and PQ is the chord, which is of 80 units. So PM is equal to MQ is equal to half the length of PQ. PM is equal to MQ is equal to half the length of PQ, that is for 80. So here PM is equal to MQ is equal to, will get as 40 units. In triangle PMO, when we observe the triangle PMO, angle PMO is equal to 90 degree because OM is perpendicular to the chord PQ. By applying the Pythagorean theorem, OP square is equal to OM square plus PM square. OP how much it is? OP is 41 square. OM we need to find, plus PM is 40. Here PM is 40. So 41 square is equal to OM square plus 40 square is 1600. So 1681 minus 1600 is equal to OM square. 1681 minus 1600 will get us 81 is equal to OM square. So OM square is equal to 81, and OM is equal to under root 81. OM is equal to under root 81 is 9. So the distance of the chord from the center of the circle is 9 units. So in the sentence we are going to write the distance of the chord from the center of the circle is 9 units. So here we consider the triangle OM, or we can say PMO. We consider the triangle here. So here the angle PMO is of 90 degree because OM is the perpendicular drawn from the center here. So it is bisecting the chord PQ. The radius of the circle is given, which was 41 units. Length of the chord PQ was given as 80 units. So what we had to find here, we had to find
the distance of the chord. This is a chord. We have to find the distance of the chord from the center of the circle. That is, we have to find the length or the measure of the OM. So we have found it as 9 units by using the Pythagoras theorem. So here 4 questions from the practice set 6.1, page number 79 we have solved. So the remaining questions we'll solve in the next class. So thank you all. We'll stop here. We have seen organization. So we have seen the members are 164, and what were the aims and functions? To provide platform for negotiation in international trade. Then the next is to handle the differences related to trade. Then monitoring the trade policies of member states. So trade policies are monitored by the World Trade Organization. Then providing technological assistance and training to developing countries. So whatever the technological help is needed or training is needed by the developing countries are provided by the World Trade Organization. The next is European Union. You can see the logo. The members are 28. The headquarters is in the Brussels, Belgium. So the functions or aims are established an integrated market amongst member nations in Europe. So to establish an integrated market among the European nations, then free flow of goods, services, and capital in Europe. Then custom duties have been cancelled on exchange of goods within members. The custom duties have been cancelled, means they don't have to pay when there is exchange of goods within the members. Then common euro currency established. A common currency, that is euro, is established. Then the third is Organization of Petroleum Exporting Countries, that is OPEC. Members are 13. You can see the logo, and the headquarters is Vienna, where it is Austria. And the aims are controlling the international trade of crude oil. So the international trade of crude oil is controlled by this organization, controlling the rate of crude oil production among member states. So controlling the rate of crude oil production. Then maintaining consensus in oil export. So maintaining the oil export, balance in oil export. Then the next is South Asian Association for Regional Cooperation, that is SAARC. So the members, how many members are there? 8 members. Logo you can see. Headquarters is at Kathmandu, that is Nepal. Aims or functions are finding satisfactory solution to the common problems faced by countries in South Asia. So whatever the problems are faced by the countries in South Asia, for them finding a satisfactory, satisfying solution to those problems. Increasing social welfare, then raising the living standard and increasing regional cooperation. So whatever the increasing the social welfare, okay, in that the standard of living is raised, then increasing regional cooperation between the members, then remove unrest in South Asia. So whatever the disputes are there, that has to be removed in the South Asia. The next 5th one is Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN. The members are 10 members. You can see the logo in the middle. Headquarters is in Indonesia. So the aims or functions, what are those?
Expanding social and cultural harmony along with economic growth in Southeast Asia. So expanding social and cultural harmony among the Southeast Asia. Promoting regional peace. Promoting peace is also one of the function of this association. Promote so the next one is promoting regional and technical cooperation among members. So this is also very important, promoting regional and technical cooperation among the members of this organization. Then the next one is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. That is BRICS, BRICS. How many members are there? 5 members. Headquarters in Shanghai, that is China. And the aims of this organization is making funds available for growth of economies of members. So they make available funds for the growth of economies of the members. Enhancing mutual economic cooperation. So mutual economic cooperation is established between the members. Then strengthening economic security. Economic security is also strengthened between the members. Now we will see the question answers. Now the first question is classify the trade taking place between following regions. So the first one is Maharashtra and Punjab. So the Maharashtra and Punjab is the that is India. So it is which type of trade? It is internal trade. Then the next one is India and Japan. So these are between the trade is between two countries. So it is external trade. Lasalgaon and Pune. Again, this is within the country, that is internal trade. The next is China and Canada. This is between two different countries. So it is external trade. Then India and European Union. So again, this is between two countries. So it is also external trade. Very easy to remember. You just you can classify. You have to remember that it is between the two countries. That is, it is external. And if it is between the same country but different region, then it is internal trade. Now this, write correct word import or export for the following. India buys crude oil from the Middle East Asian countries. So what it is, India buys crude oil. That means it is importing. Then the next one is wheat is sent to Asian countries from Canada. So wheat we are sending to Asian countries. So it is export. When we are selling or sending, that is export. And when we are buying, it is import. Japan sends machine parts to APEC countries. So again, it is an export. Then the next question is correct and rewrite the wrong statements. India is a self-sufficient country. So it is wrong. So what is the right statement? India is not a self-sufficient country. Then the next one, the place where there is excess production does not have demand for those products. So again, this is not right. The place where there is excess production does not supply goods to other places.
Then the next one is international trade processes are easier than local trade. Again, it is wrong. International trade processes are relatively difficult than local trade. This is a complex. International trade is a complex process, so difficult. SAARC works towards economic development and enhancing the social and cultural harmony of the Southeast Asian countries. So the answer is SAARC works towards economic development and enhancing the social and cultural harmony of the South Asian countries. Now the question 4th, identify and write the type of trade. The first example is Srushti brought sugar from the grocery shop. So this is retail trade. Then the traders from Surat brought cotton from the farmers of Maharashtra. This is traders from Surat brought cotton from the farmers of Maharashtra. This is between the two regions, but within the same country. So this is domestic trade. Samir has exported pomegranates from his farm to Australia. So this is obviously from India to Australia. So it is international trade. Sadabhau brought 10 sacks of wheat and 5 sacks of rice from market yard for selling in his own shop. So now he has brought the product on last scale. So this is a wholesale trade. Write answers in short. Create a flow chart showing the types of trades. So you have to draw the flow chart. So the headline will be types of trades. Then you have to divide it on the basis of quantity of goods and on the basis of extent of trade region. So then on the basis of quantity of goods, there will be two again division, that is the wholesale trade and the retail trade. Then on the next part, that is on the basis of extent of trade region, there will be again two divisions, that is domestic or internal trade. Then the next other division is international trade, international or external trade. And in then international or external trade, under that more two divisions will be there, that is import and export. So this flow chart you have to remember. Now see, explain the difference in types of balance of trade. Now the answer is unfavorable balance of trade, favorable balance of trade. The third is balanced balance of trade. So what the question is, explain the difference in types of balance of trade. So you have to explain the difference. So here in the textbook it is given, you can see here, when the value of export is more than the value of, when the value of import is more than the value of export, it is called unfavorable balance of trade. Means import is more and export is less. So that is not favorable, it is unfavorable. Unfavorable balance of trade. You can see the diagram. The export is an import. So you have to remember, when the value of export is more than the value of import, when the export is more than the import, it is called favorable balance of trade. So again the diagram 9.3b, you have to see favorable balance of trade, how it is shown. You have to remember, when the value of exports and imports is almost so when the value of exports and imports is almost the same, it is called a balanced balance of trade.
So you can see in the diagram how it is. Both are showing same, that is the straight line you can see. That is balanced balance of trade. So you have to remember with the diagram. When it is asked in the exam, you have to explain along with the diagram. So now the next question is state the objectives of WTO. So the objectives of World Trade Organization are as follows. First is to provide platform for negotiation in the international trade. Then the next is to handle the difficulties related to trade. So whatever the difficulties are there, that has to be handled. To monitor the trade policies of member trade. Then the next is to provide technological assistance and training to the developing countries. So those developing countries which need help in technical support as a technical, that is any training has to be given, that they provide. This organization, that is WTO, provides to the developing countries. So what is the difference between the OPEC and APEC in terms of their functions? So we will see the difference. So you have to write how it is shown in front of each other. Okay, so OPEC and APEC. First is OPEC is the Organization of Oil Producing and Exporting Countries. So remember, OPEC is the Organization of Oil Producing and Exporting Countries. And what is APEC? APEC is the regional organization of the country in the Asia Pacific region. So it is a regional organization in which it is Asia Pacific region. Then your OPEC, it keeps control over international trade in crude oil. So it is keeping the control over international trade in crude oil. It promotes 5 trade and economic cooperation among the member countries. So it is promoting trade and economic cooperation among the members of the countries, among the members of this country. It keeps control on the production by the member countries and the rates of crude oil. So it is keep the control on the production done by the members of this organization and the rates of the crude oils. It encourages regional and technological cooperation among the member countries. Again, it is encouraging the regional and technological cooperation among the members. Means each other country. This country should cooperate with the technical any issues or any problems are there, so they can cooperate. They have to cooperate with each other. It coordinates the activity and maintains concessions in export of crude oil. Here it is, it coordinates technical and economic cooperation among the member states. So then here in the traditional marketing, the farmers used to sell their products in the local market at whatever price available. Since the fruits and vegetables were perishable goods, the farmers used to incur losses. So you must be knowing this. In traditional marketing, what the farmers used to do, they used to sell their product in the local market at whatever price the purchaser has means offers the farmer. Why? Because we all know that fruits and vegetables are perishable, means they are getting decomposed very soon. So the farmer has to bear the loss. However, the progressive farmer have acquired skills in marketing. They are aware of the trends in market. They produce food grains and fruits as per international standard.
So now today's farmer is not the same as in previous days. Now they are also having the acquired the marketing skill. They are also aware of the trends, what trends are going on in the market. So according to it, they are taking the food production. Now they undertake grading and packaging at their products. The presentation of any product has been indispensable now. So the presentation of any product has to be indispensable now. Means they are grading and packaging is done. Means they are not directly selling the products like that only, but they are doing the grading. Means small ones, big ones. The according to the quality, they are distinguishing the products, and then the packaging is done. They advertise the quality of their product and keep same for sale along with the samples in the malls. Yes, this is very good example that they advertise the quality of their products. They sell them in the means they keep the samples, and then they can sell the products in the malls also. They contact the supermarkets and exporters through internet. So through internet, they are now it has been very easy to contact the different supermarkets and exporters. As a result, their products are sold at higher price in the malls. So they get a good price of their products. They also fetch good price from the exporters. Yes, they also get a good price from the exporters. Thus, marketing is an important as cultivation of crop. So marketing is also very important as the cultivation crop of is important. Same way, marketing is also very important. By following modern marketing techniques, the income of farmers will increase, and that will improve their standard of living. So by following whatever the modern marketing techniques are there, so because of that, the income of farmer will increase, and it will increase the standard of living of the farmer also. Write the functions of the important trade organization in Asia. So, Association of Southeast Asian Nations. This is the ASEAN is an important trade organization in Asia. Its functions are as follows: to expand social and cultural harmony along with the economic growth in Southeast Asia. Then to promote regional peace. Then the next one is to promote trade favors for trade organization in member states. Now the next one is explain the importance of trade. The importance of trades are: trade is an important economic activity. Then the economic life of people is dependent on each other. It is very true that the economic life of people is dependent on each other. No region or country is self-sufficient. As we have seen, no country or no region is self-dependent. They require each other's help for to get the goods. Trade between two regions is necessary to fulfill the needs of people. As each region has different geographical condition, each region produces specific commodities. This is very important, that each region is having different geographical conditions, so they are not able to produce all whatever commodities they need. So all are not produced in one region only. So they have to depend on each other for the different products. So exchange of products is done. So what is barter trade? In ancient and medieval periods, trade was done through barter system. Barter trade means exchange of commodities for commodities without using money is a medium. Means exchange of commodities for commodities only. So without using money. So money does not play any role over here. As in the ancient time, we know that money was not there. So they used to exchange commodities for commodities. Example, grains in exchange of work done. So whatever the work done, suppose the carpenter, suppose the person has to do some furniture work. So the carpenter does the work, then in exchange of that work, he gives the amount of grain, some amount of grain.
or salt exchange for oil. Yes, salt exchange for oil. This is also one example. But it creates the problems of estimating the price of a commodity correctly. So, but it does not give the proper estimation of the price of the commodity. As a result, currency started being used. So, because of this reason, currency has been started. The use of currency has been started. Which factors influence trade? The factors which influence trades are factors like the economy of the country, then the government policies, market, laws, judicial system, currency, language, etc. influence trade. Then the political relations between two countries also influence trade between them. So if the political relation between the two countries, that also is very important for the trade. Okay. So we have finished with the lesson. I hope all you have understood the lesson. So thank you, students. Thank you so much, Pratibha Ma'am. Yes, thank you, ma'am.